Sum of the three numbers in AP. गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, क्या लेक्चर आज सेंटर पे चल रहा है कि ऑनलाइन है? ऑनलाइन ही चल रहा है आज तो। सर एक्चुअली प्रसाद सेंटर आया हुआ है और उसके पास फोन नहीं है अभी। अच्छा तो 1 मिनट में मान सर से कांटेक्ट करके पूछता हूँ, कुछ बताता हूँ ओके मैं सर, मान सर थैंक को। यू। ठीक, ओके। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो तुम लोग। इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, if sum of three numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293, sum of their squares is 293, then find them, जल्दी से सॉल्व करना इसको। ऐसे अगर जनरली क्वेश्चन बनना होगा सीक्वेंस सीरीज का तो वो क्या करते हैं, एपी जीपी मिक्स करके दे देते हैं। प्योरली एपी प्योरली जीपी थोड़ा कम ही देखा जाता है, वो एपी जीपी मिक्स ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं अगर वो स्टार्टिंग वाले पार्ट से देना एपी जीपी एचपी से। तो ये जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन सॉल्व, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम जीपी के बाद। 4 9 14। सही है। 4 9 14 आंसर है। यहाँ पे देख लो, तीन टर्म्स का सम हमें गिवन है तो वो तीन टर्म्स हम क्या कंसिडर करेंगे, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो इन तीनों का सम हमें गिवन था तो ये आ जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 27, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 9। a इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इनके स्क्वायर का सम, मीन्स ये a तो 9 आ गया, तो 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मीन्स 81 एंड 9 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू है 293। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस 81, यहाँ पे 81 प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो यहाँ पे ये 81d 18d कैंसल आउट हो जाएगा। ये 81 तीन बार आ रहा है तो ये 243 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो यहाँ पे 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और डी आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो अगर डी हमने 5 ले लिया तो वो इंक्रीजिंग एक ही टाइप आएगा और माइनस 5 ले लिया तो डिक्रीजिंग। हमें तो बस 3 नंबर पूछे तो वो देख लो। इफ डी इज इक्वल टू 5 तो पहला नंबर आएगा 4 9 और इसके बाद ये हो जाएगा 14। एंड इफ डी इज इक्वल टू माइनस 5 तो पहला नंबर 14 9 एंड 4। ये तीन नंबर्स आएंगे वैसे 4 9 एंड 14। ठीक है।
हो गया ये वाला? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। इफ the sides of the right angle triangle, if sides of the right angle triangle are in AP, sides of the right angle triangle are in AP, and area of triangle is 24, and area of triangle is 24, and what is the length of smallest side? What is the length of smallest side? Sides of the right angle triangle are in AP. If area of triangle is 24, what is the length of smallest side? जल्दी से बताओ तो। जल्दी से बताओ। हाँ सही है यश। और किसी का आया? तीनों साइड मतलब तीनों साइड एपी में है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया 24 है। अब इसमें a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेने से ज्यादा कुछ फायदा हमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो सम ऑफ साइड्स और ये ऐसी कोई चीज हमें यूज करनी है। तो इसकी वजह से तुम सिंपली क्या ले लो, 3 को। तीन साइड जो है, आवाज आ रही प्रसाद अब? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड्स, ये मान लिया हमने, ये ए है, बी है और सी है, ये ले लिया। अब यहाँ पे हाफ a इंटू बी, ये हमें गिवन है 24, ठीक है, ये हमें 24 गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ये तीनों साइड एपी में है, तो ये देख लो, मान लो कि a सबसे छोटा है, फिर b है, फिर c है, तो यहाँ पे a प्लस
सी इज इक्वल टू क्या है, 2 भी आ जाएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा ना, ये फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये सेकेंड है, एंड फिर उसके बाद अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है सी स्क्वायर। तो ये देख लो यहाँ पे, यहाँ से हम b को a के टर्म्स में ला सकते हैं और यहाँ से c को a के टर्म्स में ला सकते हैं। इसका मतलब हम सारे साइड्स को a के टर्म्स में ला सकते हैं अब, और a ही स्मॉलेस्ट साइड होगी यहाँ पे, ठीक है, a ही स्मॉलेस्ट होगी साइड, क्योंकि हमने क्या लिया है, AP में अगर है तो c तो सबसे बड़ा होगा, और b को अगर बीच में लिया है तो b मिडल वाली साइड आएगी मीडियम लेंथ की, और फिर इसके बाद a स्मॉलेस्ट आएगी। तो हमने यहाँ से किसको निकाला, b को निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया, तो b कितना आ रहा है 48/a। फिर उसके बाद b को यहाँ पे पुट कर दिया तो c भी a के टर्म्स में हमें मिलेगा, और उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन उससे गलती क्या हो जाएगी, कोई होगी तो नहीं ना, इसमें 2b को इधर लेके आ गए, या तो फिर एक काम ये करो तुम, 2b को इधर लेके आ जाओ और c को इधर, और स्क्वायर कर दो। फर्स्ट में क्या करो, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस सी, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा c स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से ये क्या बचेगा, c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। लेकिन ऐसा करने पे गलती ये हुई ना सर, वो -4a भी आएगा। हाँ, -4ab आने वाला है, हाँ ये -4ab आएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो 4ab मीन्स कितना आ जाएगा, ab कितना है 48 है, ab 48 है ना, तो 4ab देख लो, ये 3b स्क्वायर 4 इंटू 48, तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16, तो 64, तो b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 8 आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, तो यही स्मॉलेस्ट है, ठीक है। क्लियर है कैसे किया है, वो a माइनस डी से भी जा सकते हो, मेरे ख्याल से वो भी सेम ही लेंथ का पड़ रहा होगा, अगर किसी ने सॉल्व किया है तो। किसी ने सॉल्व किया है क्या उससे, हाँ तुम आवाज नहीं आ रही है सुयश तुम्हारी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। तो लिखो, ऑल टर्म्स ऑफ द, क्वेश्चन है, ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स, all terms of the arithmetic progression are natural numbers if the ratio of sum of first 7 terms to the sum of first 11 terms to the sum of
first 11 terms is 6:11, 6:11, and seventh term lies between, and seventh term lies between, and seventh term lies between 130 and 140. Seventh term lies between 130 and 140. Then find the common difference of AP. Then find the common difference of AP. थोड़ा सा सोचना इसमें, जैसे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि b इज इक्वल टू √6/a आ रहा था, b और a नेचुरल नंबर थे, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे भी सोचनी है। क्वेश्चन में ऊपर में पहली लाइन देखना क्या है, ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स, तो उसकी हेल्प हमें लेनी है। सर डी की एक फिक्स वैल्यू है क्या? हाँ, डी की फिक्स वैल्यू आएगी। क्या आ रही है? नो सर, इंटरवल में आ रही, हाँ, इंटरवल में आ रही है। तो इंटरवल में आ रही तो थोड़ा सा वो ऊपर वाली लाइन की हेल्प लो ना। नेचुरल नंबर्स होने चाहिए सारे टर्म्स, तो ए भी नेचुरल नंबर आना चाहिए एंड डी भी नेचुरल नंबर आना चाहिए।
यहाँ पे देख लो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/2 2a + 6d, मतलब a और d, उसका फर्स्ट टर्म a मान ली, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो ये 11/2 2a + 10d, 7 टर्म्स ही है ना, हाँ, इज इक्वल टू ये कितना है 6/11 है, तो ये 11 11 ये 2 2 गया, ठीक है, ऊपर में क्या बचा हुआ है 7, 2a + 60 इज इक्वल टू ये 6 इंटू 2a + 10d आ जाएगा, ठीक, ये 14a + 42d इज इक्वल टू 12a + 60d, ठीक। अब हम 2a इज इक्वल टू निकालेंगे, तो 2a इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है यहाँ पे 18d, दैट इज a इज इक्वल टू 9d, तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 90, और हमें बोला गया 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140, तो 7th टर्म क्या आती है a + 6d लाइज बिटवीन 130 to 140, अब यहाँ पे a 9d आया हुआ है, तो 15d लाइज बिटवीन 130 to 140, ठीक है, तो यहाँ से d हम बता सकते हैं, d क्या आना चाहिए, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, एज यहाँ पे इंटरवल पहले निकाल लेते d का, तो d ग्रेटर देन ये कितना आएगा 20 से और लेस देन 28/3, as all terms are natural numbers d is also natural number, d भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, therefore d is equal to, इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है, तो 6, ठीक है, 6 ही आ रहा है क्या सर 9। सर 9 आ रहा 9, एक मिनट, ये मैंने कुछ गलत किया है क्या, अच्छा ये 9 ही आ रहा है इसके बीच में, ऐसा किया तो सही है पूरा, हाँ 9 आता है, 9 आंसर है, ठीक है। हो गया, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं आप। अब ये हम एम वगैरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, या तो प्रॉपर्टी के 1-2 क्वेश्चन और लिख लो तुम, यहाँ पे है b + c - a upon a, c + a - b upon b, and a + b - c upon c are in AP, then prove that 1/a, 1/b and 1/c are also in AP, ये हमें प्रूव करना है। प्रॉपर्टी की हेल्प से करना, इसको जल्दी करो।
हो गया? चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे मल्टीपल करेक्ट में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। इसमें हमें गिवन रहता है कि एबीसी आर इन एपी, फिर नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, 2-3 ऑप्शन सही आने वाले, तो इसमें प्रॉपर्टी की हेल्प से जाना होता है। तो ये देखो, प्रॉपर्टी की हेल्प से जाएंगे कैसे, तो ये नंबर से ये एपी में है, हमें 1/a 1/b 1/c रखना है। तो ये देखो अपॉन में ए बी सी तो है, ऊपर में बस अब 1 1 1 हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा वो देखना है। तो यहाँ पे ये ऊपर में अगर सेम नंबर आ गया, मान लो तीनों के न्यूमरेटर में सेम नंबर आ गया, ठीक है, और वो एपी में है, और अगर हम उसी नंबर से सबको तीनों को डिवाइड करते हैं तो तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ पे ये a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, इसमें हम ऐड करते हैं 2। अभी तो ये एपी है, इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2। सब में सेम कांस्टेंट को ऐड किया है हमने, तब भी जो एपी आने वाली मतलब जो सीक्वेंस आने वाली वो एपी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी फिक्स कांस्टेंट ऐड करने पे। अब अगर हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये एपी में ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि तीनों नंबर को सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड, मतलब सबको किससे डिवाइड करो, a प्लस बी प्लस सी से। तो ये देखो, ये 1/a 1/b 1/c, ये भी क्या रहेगा, एक एपी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 1/a 1/b 1/c एपी में प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसके लिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ऐड ही करने से शुरुआत करनी पड़े ये जरूरी नहीं है। अगला एक लूंगा एग्जांपल, उसमें कुछ अलग तरीके से सोचना होता है। किसी का बाकी है क्या ये लिखना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नो सर। 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are in AP, then prove that a square b square c square are also in AP, ये प्रूव करना है।
और प्रसाद तुम्हारा कितना आ रहा है परसेंटाइल? सर 84। 84 आ रहा है क्या? चलो कोई नहीं, आगे हमारे पास 3 अटेम्प्ट है, ठीक है, उसमें तो बढ़िया होगा। सर हाईएस्ट परसेंटाइल कितना है अभी तक? 99.82 है। जेपी। हाँ जेपी, हाँ जेपी भाई। 4 बच्चे 99.5 के आगे आएगा, तुम लोग भी जाओगे वहां पे, ठीक है, पढ़ते रहो अपने लटेन को सामने रखते हुए। चलो अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये एपी में है और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे तो अभी पावर एबीसी की 1 है इन सब में, और बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो वो देखो एक तरीके से आती है। अगर ये 3 नंबर्स एपी में है, पहला कौन सा है 1/b+c, दूसरा है 1/c+a एंड तीसरा है 1/a+b। ये अगर एपी में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स 1/c+a minus 1/b+c is equal to 1/a+b minus 1/c+a। सेकेंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस के इक्वल एंड थर्ड माइनस सेकेंड भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल आता है, तो यहां से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा कैसे। एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो b+c माइनस ए और नीचे में c+a इंटू b+c, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा c+a माइनस b डिवाइडेड बाय a+b इंटू c+a। तो ये c+a तो गया, ऊपर में देखो क्या बन रहा है b माइनस है और यहाँ पे b प्लस है, यहाँ पे c+b और यहाँ पे c माइनस b, तो देख लो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2b स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है।
हो गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब मीन के ऊपर आ जाते हैं। इफ n AMs are inserted between 20 and 80, such that first mean upon last mean is equal to 1/3, then find n. जल्दी से बताओ क्या आएगा अब ये। सर 11। हाँ 11 सही है। ठीक है, देख लो कैसे आएगा अब ये। यहाँ पे ये 20 A1 A2 A3 अप टू AN और लास्ट में 80 आएगा। फर्स्ट मीन कौन सा है? मान लो इसका कॉमन डिफरेंस D है, ये AP में है। लेट कॉमन डिफरेंस कितना ले लिया हमने? D। तो पहला जो मीन आएगा A1, हमें A1 अपॉन AN गिवन है कितना? 1/3। पहला मीन आने वाला है 20 प्लस D, एंड ये AN को हम 80 माइनस D लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। 80 माइनस D लिख सकते हैं AN को। तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो अब यहाँ पे देख लो, ये 60 प्लस 3D इज इक्वल टू 80 प्लस 80 माइनस D। तो 4D इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 20। तो D इज इक्वल टू 5। तो हमें D मिल गया, तो उसके बाद D क्या होता है? 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1। तो 60 अपॉन 5, तो n इज इक्वल टू 11। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऐसे भी जा सकते हो, पहले A1 निकाल लो। A1 कितना होगा? वही होगा 20 प्लस D। और AN कितना आएगा? यह आ जाएगा 20 प्लस n इंटू D। A1 ऐसा रहेगा 20 प्लस D और ये 20 प्लस n इंटू D। ऐसे भी तुम अप्रोच कर सकते हो। D यहाँ पे क्या आ जाता है? 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1। वहां से भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली भी देख सकते हो कि n मीन्स 80 माइनस D। तो D पहले निकाल लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। हो गया?
हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका एम का, उसके बाद जीपी शुरू कर देंगे। इसमें यह है बिटवीन टू नंबर्स n between two numbers and even number of AMs are inserted, and even number of AMs are inserted such that sum of first and last mean is 13/6 and sum of all these means exceeds their number by unity, then find number of means. Then find number of means. n is equals to 12. n is equals to 12 सही है। और किसी का आया? यहाँ पे देख लो, हमें क्या चाहिए, ये दिया गया है a1 प्लस an इज इक्वल टू 13/6 एंड फिर उसके बाद a1 प्लस a2 प्लस a3 up to an is equal to sum of these means exceeds their number by unity। इनके नंबर कितने हैं? n नंबर से, इससे वो यूनिटी से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा है। और इन मीन्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा? n/2 टाइम्स ऑफ, ये देख लो यहाँ पे ये एपी में आएंगे, ये सारे मीन्स एपी में आने वाले, तो a1 प्लस an, फिर उसके बाद a2 प्लस an माइनस 1, इन सबका सम सेम आने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? n/2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस an। बताओ। वैसे Yes, भी sir. एपी से लिख ही सकते हैं ना, एपी के सम से। ये n टर्म से एपी में है, उनका सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वहां से भी आंसर आने वाला है। तो ये देख लो यहाँ पे, ये 13/6, ये n/2 और ये n+1, तो n/2 इंटू 13/6 इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ से 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 12, तो n इज इक्वल टू 12। आंसर आ गया इसका। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें।
चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले इसका थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेते, मेरे ख्याल से इसका सम, जनरल टर्म, जीएम्स, इसके बारे में बेसिक आइडिया तो सब लोगों को होगी। तो उसका पहले थ्योरी पार्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस, और जो मेन क्वेश्चंस होते हैं एपी जीपी मिक्स, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो लिखो जीपी क्या होती है पहले। इन जीपी each successive term, in GP each successive term is obtained, each successive term is obtained by multiplying previous term by multiplying previous term by fixed constant, previous term by fixed constant, by multiplying previous term by fixed constant is called as GP। अच्छा, इज कॉल्ड एज क्यू, पहले हमने जीपी लिखा हुआ है ना, प्रीवियस टर्म बाय फिक्स कांस्टेंट, इतना लिख लेना। एंड यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, फिक्स कांस्टेंट इसको कहते हैं हम कॉमन रेशियो। तो ये देख लो जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए है, तो हमें इसके सक्सेसिव टर्म मतलब इसके जस्ट बाद वाली टर्म कैसे मिलेगी, इसको एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम ले रहे आर। फिर उसके बाद इसको आर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके आगे वाली टर्म, उसके आगे वाली टर्म, ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलता जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसकी nth नंबर की टर्म, और इसी को कहते हैं इसकी जनरल टर्म, ये मिल जाएगी a इंटू आर की पावर n-1। जनरल टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि n की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, या तो लास्ट टर्म भी इसको कह सकते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a उसकी फर्स्ट टर्म है, r उसका कॉमन रेशियो है। तो लिख लो जल्दी से इसको। हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब आगे इसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और ये जो हम Sn लिखते हैं ना, वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, ध्यान रखना उस सीक्वेंस का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। और हाँ, इसमें पहले एक चीज और लिख लो, इंक्रीजिंग जीपी कब कहते हैं, डिक्रीजिंग कब कहते हैं। इंक्रीजिंग जीपी मीन्स वैल्यू बढ़नी चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए, उसके लिए आर देखो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, तभी तो वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी आगे। तो इंक्रीजिंग जब जीपी होती है, इंक्रीजिंग जीपी, तो वो कब होती है, आर ग्रेटर देन 1। डिक्रीजिंग जीपी, आर आना चाहिए 1 से छोटा एंड 0 से बड़ा, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसमें हो जाएगा आर लेस देन 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखो आर अगर निगेटिव है
और a मान लो पॉजिटिव है तो पहली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ना तो हम इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लेकिन अगर r 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग जीपी, 0 to 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। और लैंग्वेज ढंग से पढ़नी होती है, क्वेश्चन की, क्वेश्चन में हिंट गिवन होती है बहुत बार कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली r सेलेक्ट करना पड़ता है। चलो तो अब आ जाते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, ये तो इसमें देख लो, ये Sn इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर की पावर n -1। इसका प्रूफ ध्यान से सुनना, क्योंकि एजीपी जो होती है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक और प्रोग्रेशन, उसमें हम इसी तरीके से अप्रोच करते हैं सम निकालते वक्त। यहाँ पे ये जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो r है, तो हम क्या करेंगे, इस s को, ध्यान से सुनना, इस s को r से मल्टीप्लाई करेंगे। r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे टर्म्स r से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और क्या करेंगे, हम उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। जैसे ये Sn था, इसको हमने r से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, r से मल्टीप्लाई करने के बाद ar, तो इस ar को इधर नहीं लिखने की बजाय हम इसके नीचे लिखेंगे। फिर ये भी r से मल्टीप्लाई होगा, तो उसको यहां लिखेंगे ar स्क्वेयर। इसके पहले वाली टर्म क्या थी, ar की पावर n-2, ये जब r से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ar की पावर n-1, एंड ये जब r से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे चला जाएगा ar की पावर n। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू, ये देख लो a, बाकी ये सारी चीजें कैंसल आउट होती चली जाएंगी माइनस, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस में a इंटू आर की पावर n। तो यहाँ से Sn आ जाता है a बाहर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, -1 अपॉन r -1। तो लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखना कभी भी ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा जीपी का सम। और हाँ, इसमें ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है, इसमें r इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है वो भी लिख लो, कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट जीपी r इज इक्वल टू 1 पे। तो ये हो गया Sn। लिख लो Sn को जल्दी से। और डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग के बारे में आइडिया तो होगी ना तुम लोगों को। नहीं सर। डाइवर्ज करना मतलब क्या करना, कन्वर्ज करना मतलब क्या करना, पता है क्या? नहीं सर। ये देखो, जब ऐसा कर्व आता है ना, कर्व के टर्म्स में बताता हूं, ये ऐसा कर्व आता है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है आगे इंफिनिटी तक, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग कर्व। डाइवर्ज हो रहा है वो एक्स एक्सिस से, लेकिन अगर कर्व हमें ऐसा मिल रहा है, या कर्व हमें ऐसा मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये ऊपर वाला डाइवर्जिंग होता है। अगर वो आगे जाके ऐसा फैलता चला जाता है तो उसको हम डाइवर्जिंग कहेंगे, और आगे जब जा रहे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहे और टेंडिंग टू वो जीरो आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग,
ठीक है, तो ऊपर वाला डाइवर्जिंग का एग्जाम्पल है, नीचे वाला कन्वर्जिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी हमें देखना है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो एस इन्फिनिटी वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिमिट हम पढ़ चुके हैं, इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे देख लो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब तुम बताओ अगर हमने r को 1 से बड़ा ले लिया तो ये कहाँ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, है ना। r को अगर हमने 1 से बड़ा ले लिया तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा वैसे, ठीक है, प्लस जाएगा। ठीक है, और एक चीज ये बताओ, हमने अगर r को -1 से छोटा ले लिया तो भी वो इन्फिनिटी जाएगा एक तरीके से देखा जाए। अगर हमने r को -1 से छोटा ले लिया तब भी वो इन्फिनिटी जाएगा। मतलब r अगर 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है तो उस केस में जो सीरीज आती है वो कैसी आती है, डाइवर्जिंग आती है, डाइवर्ज करती हुई आती है। तो उस केस में एस इन्फिनिटी का सम डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो कितना जाने वाला है, इन्फिनिटी। अगर r 1 से बड़ा है एंड -1 से छोटा है तो। लेकिन अगर हमने r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए कि मॉड r लेस देन 1 एंड r नॉट इक्वल टू 0, मतलब r -1 to 1 के बीच में नॉट इक्वल टू 0, उस केस में उसकी पावर अगर हम इन्फिनिटी ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम कम होती चली जाएगी, इसका मतलब वो डाइवर्ज होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो वो कितना टेंड करेगा, 0। तो यहाँ से हमें इस इन्फिनिटी का सम मिलता है, तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के इन्फिनिटी पे अगर r ये है तो r की पावर n कहाँ टेंड करेगा, 0 टेंड करेगा। अगर r -1 to 1 के बीच में नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी केस में फिर हमें s इन्फिनिटी मिलेगा। तो ध्यान रखना इस पॉइंट की हेल्प से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। मतलब s इन्फिनिटी का सम ऐसे कुछ तो यहाँ पे a और r x के टर्म्स में आ रहे होंगे या लैम्डा के टर्म्स में आ रहे होंगे, ये हमें कुछ गिवन रहेगा और लैम्डा की वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब मान लो ये लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है या तो ये लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है और हमें उसकी लैम्डा की वैल्यू पूछी गई, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम r को लिखेंगे लैम्डा के टर्म्स में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, r को लिखेंगे लैम्डा के टर्म्स में, और r कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 to 1, उसमें उसको पुट कर देंगे तो वहां से हमें लैम्डा मिलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो क्लियर है एस इन्फिनिटी? हाँ सर। तो ये एस इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे। उसके लिए r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये एस इन्फिनिटी आ जाएगा और इसमें Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn, ये इसमें भी वैलिड है, सारे सीरीज में वैलिड है वैसे। ठीक है, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। चलो टाइम अपना वैसे हो गया है, मेरी अगली क्लास भी है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम कल देखेंगे, इसके आगे जीपी, एचपी और एजीपी खत्म करेंगे कल। उसके बाद बचता है सीरीज, वो भी देख लेंगे उसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, और थर्सडे को एंड फ्राइडे को अपनी क्लास होगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें, कब होगी वो कल इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।